आज का हमारा टॉपिक क्या है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और सामाजिक भिन्नताएं। हड़प्पा की अगर मोहरों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान खुदाई में मोहरें बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। मतलब अकेले मोहनजोदड़ो से ही लगभग 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से ही। मोहरें यही सील, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सील, जो आप लगवाते हो टेस्ट करवाने के लिए, इसी प्रकार की ये जो मोहरें होती थी, ये सेल खड़ी एक पत्थर होता है, स्टेलाइट, सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। किसकी? सेल खड़ी पत्थर की। सेल खड़ी का जो पत्थर होता है मुलायम पत्थर होता है, और इन मोहरों पे एक सींग वाला गेंडा, शेर, हाथी आदि पशुओं की मोहरें, चित्र बने होते थे इन मोहरों पे। इसके अलावा बहुत सी मोहरों पर वृक्षों के भी और मानव के भी चित्र प्राप्त हुए। इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं एक भाई वो संभवतः है जो एक सींग वाला जो गेंडा है उनका ये पवित्र पशु रहा होगा। अगर पेड़ जो प्राप्त हुए हमें मोहरों से, इसका अनुमान वो ये लगाते हैं इतिहासकार, एक भाई वो लोग प्रकृति प्रेमी भी थे, अर्थात वो प्रकृति से प्यार करते थे। पेड़ आदि को बचाना, उनकी रक्षा करना या उन्हें पूजनीय समझना, ये एक प्रकृति प्रेम का उदाहरण तो है। इसके अलावा अब ये मोहरें काम के साथी थी। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई इतिहासकार तो यह अनुमान लगाता है कि जो मोहरें थी ना, ये यात्री अपने सामान की सुरक्षा के लिए लगाते थे, यूज करते थे। अब आप कहो ये मोहरों से सामान की सुरक्षा कैसे हो जाती है? सपोज करिए इस कमरे में तुम 10-20 बच्चे अपना सामान रख दो, या तुम्हारी क्लास के सभी के बैग रखे होते हैं, तो हर एक बैग का कोई ना कोई निशान तो होता होगा। आपको पता है गडरिया भेड़ों के झुंड में से अपनी भेड़ पहचान लेता है, ठीक है? तो ऐसे ही हर एक यात्री, क्योंकि जब वो लंबी यात्राओं में जाते थे, पैदल चलते थे, तो कहीं भी वो ठहरते थे तो उनके सामान में कोई विशेष एक चिन्ह यानी कि मोहर लगाते थे, जिससे कि उनका सामान जो है किसी अन्य के सामान में मिल ना जाए, वो अपने सामान को पहचान ले। तो इस प्रकार मोहरों का यूज किया जाता था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इन मोहरों का प्रयोग अपने पूर्वजों की एक निशानी के तौर पे वो लोग रखते थे, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इन मोहरों की संख्या बढ़ती चली गई। वो ऐसे निशान रखते थे कि ये हमारे दादा की मोहरें हैं भाई, उसे उसके बाप ने सुरक्षित रखा, फिर ये मेरे बाप की मोहरें हैं, खुद ने सुरक्षित रखा, फिर उसके बेटे ने भाई ये मेरे पिता की मोहरें हैं, उनको सुरक्षित रखा। तो इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। जो भी हो कारण, चाहे कोई भी हो या काम किसी भी आती हो, लेकिन इतिहासकारों का ये मत है कि ये जो मोहरें हैं ना, ये उनकी कला का, इन शिल्प कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण थी। इतनी शानदार ये मोहरें बनाई गई हैं, और इस जो मोहरें हैं हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान करती हैं, जो कि हमें तुम्हें बताई है अभी। जैसे कि प्रकृति प्रेमी या कौन कौन से पशुओं उस टाइम में थे। अब हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है या शेर का चित्र प्राप्त हुआ है या एक सींग वाले गेंडे का चित्र प्राप्त हुआ है, इसका मतलब वो पशु उस वक्त थे। तो ये मोहरों के बारे में क्या। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो लिपि के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? लिपि। देखो लिपि जानते हो किसे कहते हैं? देखो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये हमारी मौखिक ध्वनि है, हम बोल रहे हैं, यानी हमारी आवाज है, साउंड है। अब इस साउंड को, हमारी जो आवाज निकल रही है, इसको एक चिन्हों के रूप में प्रयुक्त करना वो लिपि कहलाती है। जैसे हमने कह दिया कै, ये तो बोल दिया, लेकिन कै बनेगा कैसे? ये एक देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि में कै को ऐसे चिन्हित किया जाता है, बोल देना। अब मान लीजिए ऐसे ही रोमन इंग्लिश की भाषा है, अंग्रेजी की भाषा लिपि कौन सी है? रोमन। तो रोमन में के यानी के को के कहते हैं, तो के कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। पंजाबी की गुरमुखी है,
उर्दू की फारसी लिपि है। तो यानी कि हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। वो बगैर लिपि के तो हम उसे कोई भी आकार दे ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। अर्थात मौखिक ध्वनियों को या हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को लिखकर प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ऐसे ही सिंधु भाषी सब जो लोग थे उनकी भी अपनी एक लिपि थी, उनकी भी अपनी स्क्रिप्ट थी, वो भी कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा है। उनकी जो लिपि है उसके बारे में इतिहासकार अभी तक तो पढ़ नहीं पाए, उस लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। हमें जो कांसे के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो औजार प्राप्त हुए हैं, या फिर मोहरें प्राप्त हुई हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, या अन्य कीमती या फिर रोजाना की उपयोगिता की जो चीजें प्राप्त हुई हैं, उनमें हमें बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि हो ना हो ये जो चित्र हैं ये इनकी लिपि है, ये स्क्रिप्ट है। यानी कि हर एक ध्वनि के लिए उन्होंने कोई ना कोई चिन्ह निर्धारित कर रखा था। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे वो चित्रों के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। जैसे कि आप सोचिए, आजकल क्या है कि हम हंसने का भाव यदि हम प्रकट करना तो क्या करते हैं? एक इमोजी, हंसने वाला इमोजी लगा देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये मेरी जो बात मैंने कही है उस पर ये हंस रहा है। अब उसका जो रिएक्शन क्या है? वो हंसने का रिएक्शन है, इमोजी टाइप में। तो ऐसे ही यानी कि संकेत तो है, कोई हो गया ना। तो ऐसे ही वो चित्रों के माध्यम से कुछ ना कुछ संकेत था उनका हर चित्र के लिए। ऐसे ही जो अभिलेख कह लीजिए, उनको जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए उन्हें अभिलेख कह सकते हैं। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो छोटे से लेकर बड़े प्राप्त हुए हैं। हर अभिलेख में ये जो चिन्ह थे ये प्राप्त हुए हैं। ये सबसे बड़ा जो अभिलेख है उसमें 36 चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने? 36। यानी कि अधिकतम जो अभिलेख है उसमें एक ही अभिलेख में 36 चित्र प्राप्त हुए हैं। वो सबसे बड़ा अभिलेख माना गया है। अब ये कैसी थी लिपि? देखो, सबसे बड़ी बात है इसकी, ये दाएं से यानी सीधी हाथ की तरफ से और बाईं तरफ यही उर्दू लिखी जाती है। फिर उसके बाद जो अगली लाइन है ना वो बाईं से दाईं तरफ, जैसे कि यहां से शुरू किया, ठीक है, ऐसे। तो यहां में कुछ बना दिया उन्होंने चित्र, फिर ऐसे कर दिया, उसमें कुछ चित्र बना दिया, ठीक है, ऐसे कुछ चित्र बना दिया, ऐसे। यहां से फिर ये ऐसे शुरू हो गए, फिर यहां से शुरू हो गए, ऐसे चित्र बना दिया। तो यानी कि ऐसे चल के, ये ऐसे चल के, ऐसे ऐसे सांप की तरह की लिपि है। वो लिखने का जो तरीका था जैसे कि सांप चलता है ना, इसलिए इस लिपि को हम कई बार सर्पलाकार या सर्पाकार या सर्पिल आकार की लिपि भी कह सकते हैं, कह देते हैं कई बार। वैसे क्योंकि चित्र बने हुए हर एक में, हर एक चित्र का अपना एक भाव है, लेकिन वो भाव क्या है इसे हम आज तक कोई विद्वान भारत का नहीं पढ़ पाया है। इसीलिए हम इतिहास का ये वो हिस्सा है जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। लिखित में तो हमारे पास में है उपलब्ध, लेकिन उसका हम अभी तक अर्थ नहीं निकाल पाए, नहीं पढ़ पाए। ये जो चित्र है, मतलब लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि, चित्र है इस लिपि में, आज तक नहीं पढ़ी गई है। इसलिए इस लिपि को मिस्टीरियस स्क्रिप्ट कहते हैं, रहस्यमयी लिपि। रहस्यमयी लिपि, प्रश्न ये आता है कई बार कि हड़प्पा लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर यही हो गया ना कि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, और ये अन्य सभी से भिन्न सर्पिल आकार में लिखी गई है, इसीलिए इसको हम रहस्यमयी लिपि कहते हैं, मिस्टीरियस स्क्रिप्ट कहते हैं। और इसके बाद इस लिपि के बारे में, इसमें जो अक्षर हैं या चिन्ह हैं, वो अक्षर ही कह सकते हैं, चाहे तो चित्र हो, लेकिन हम तो अक्षर कहेंगे क्योंकि वो किसी न, वो चित्र भी किसी न किसी ध्वनि का ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं। 375 से लेकर के और 400 तक संख्या है इनकी। कितने चित्र पाए गए हैं? 375 से 400, एग्जैक्ट नहीं है, 375 से 400 के बीच में लगभग ये चित्र पाए गए हैं, जो कि अब जैसे वर्णमाला में ABCD में संख्या भी होती है, ANR वगैरह जो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसकी भी एक संख्या ही होती है, ठीक है। तो ऐसे इनकी जो संख्या है वो 375 से लेकर के 400 के बीच में थी।
तो यानी कि ये लिपि जो है अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए इस लिपि को हम रेशमी लिपि कहते हैं। तो समझ गए इस लिपि के बारे में? समझ में आया कुछ? क्या चीज समझ में आई है? पहली बात तो ये लिपि हमको कांसे या तांबे के जो औजार या बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं उन पर, मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा मोहरें जो हमें प्राप्त हुई हैं उन पर, और ये चित्र प्राप्त हुए हैं उन पर ये प्राप्त हुई है हमें लिपि। इसके अलावा ये पढ़ी नहीं गई है, सर्पिल आकार में ये लिखी जाती थी, इसीलिए इसको सर्पिलाकार भी कह देते हैं, क्योंकि ये चित्र है, इसमें से चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसमें चित्रों की संख्या 375 से लेकर के और 400 के बीच में मध्य में पाई जाती है। दो विद्वान हुए बिहार के, अरुण पाठक, एक का नाम था अरुण पाठक और दूसरे का नाम था एन के वर्मा। 1992 ईस्वी में उन्होंने दावा किया था कि भाई हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया है। अरुण पाठक और एन के वर्मा दो बिहार के विद्वान थे, उन्होंने दावा किया था 1992 ईस्वी में, 1992 में, लगभग आज से 30 साल पहले, कि हमने इस लिपि को पढ़ लिया है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी ऑथेंटिक या आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है कि भाई जिसे कहा जा सके कि उन्होंने पढ़ लिया वास्तव में। ये केवल एक उनका दावा मात्र था, वो खोखला रहा। तीसरा जो आज का हमारा बिंदु है सामाजिक भिन्नताएं। देखो, सामाजिक भिन्नताएं आज ही नहीं, ये प्रारंभ से ही रहती आई है। भिन्नताएं कहते हैं तो भिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं। जातिगत भिन्नता होती है, ये फला जाति का है, फला जाति का है, ये भी भिन्नता ही है। इसके अलावा भाषा की भिन्नता होती है। इसके अलावा लिंगात्मक भिन्नता होती है, लड़का लड़की के बीच में जो भेद होता है उसे भी हम लिंगात्मक भिन्नता कहते हैं। और इसके अलावा एक भिन्नता होती है गरीब और अमीर के बीच की। कुछ हर समाज में कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग मीडियम होते हैं, मध्य वर्ग के होते हैं, और कुछ पैसे वाले लोग होते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये प्राचीन समय से ही ऐसे लोग पाए गए, हमेशा से ही, भाई जो कुछ पैसे वाले लोग रहे और कुछ। अब इसका पता कैसे लगाते हैं कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता में भी कैसे भिन्नताएं रही होंगी, सामाजिक भिन्नताएं। तो हम दो तरीके से पता लगाते हैं इसका। नंबर एक, शवाधान। शवाधान जानते हो? यानी कि मृतकों को दफनाने की जो परंपरा है, जो आदमी जब मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता है, उसे हम समाधान कहते हैं। ठीक है? क्योंकि आजकल ये समाधान के, जैसे कि मुस्लिम धर्म में दफनाते हैं, हिंदू धर्म में जलाते हैं, या फिर और भी कई तरीके हैं, कई बार उसे पानी में भी बहा देते हैं। प्राचीन समय में ऐसी प्रथाएं भी थी, खुले में छोड़ दिया करते थे लाशों को, और कि मतलब जो गिद्ध वगैरह होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो उनको खा जाते थे। तो बचे कुछ अवशेष थे, या तो उन्हें फिर जमीन में गाड़ देते थे या फिर पानी में फेंक देते थे। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी परंपराएं प्राप्त हुई हैं, तो इन्हें कहते हैं हम समाधान। तो समाधान किस प्रकार से सामाजिक भिन्नताओं की ओर इशारा करते हैं, ये हमें गौर करना है। देखो, आपने मिस्र की सभ्यता के बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं, जो कि इसी सभ्यता के समकालीन थी। तो मिस्र के पिरामिडों के बारे में आपने सुना होगा। मिस्र के पिरामिड जो है वो 7 अजूबों में भी शामिल हैं। जो 7 जो आश्चर्य हैं दुनिया के, उनमें मिस्र के पिरामिड भी शामिल हैं। तो मिस्र के पिरामिड जो थे, पिरामिड जानते हो? पिरामिड उसे कहते हैं कि जब कोई चीज ऊपर की तरफ बढ़े ना, ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो घट जाती है, और नीचे की तरफ आती है तो वो बढ़ जाती है। यानी कि इस प्रकार से ये जो है, ये आकार है पिरामिड का, यानी त्रिभुजाकार। ठीक है? तो ऐसे, ठीक है भैया, ऐसे ऊपर की तरफ घटते क्रम में 2 3 फिर 2 1 ऐसे करके ऊपर से घटते क्रम जो घट जाते हैं ना ऊपर जाकर, उसे पिरामिड बोलते हैं। इस प्रकार पिरामिड बनते हैं। तो मिस्र के पिरामिडों की खुदाई पर, वहां पर कुछ एक राजकीय पिरामिड भी थे, कुछ साधारण पिरामिड भी प्राप्त हुए। तो उनकी खुदाई में भी बहुत से पिरामिडों में बड़ी कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पिरामिडों में बहुत सारी कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और कुछ पिरामिड ऐसे थे जिनमें कि एक साधारण पत्थर के कोई आभूषण वगैरह प्राप्त हुए हैं, या कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये इशारा करते हैं कि वहां पर जो राजसी परिवार थे, जो राजकीय समाधान थे, उनमें तो बहुत सारे आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब वो लोग धनी थे, और जिनमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब वो गरीब लोग थे।
इसका मतलब वहां पर मृतक के साथ में कुछ ना कुछ दफनाने की परंपरा थी। तो जो पैसे वाले लोग थे वो तो बहुमूल्य वस्तुएं उनके साथ दफनाते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे या फिर वो पत्थर की या फिर कुछ भी ना दफनाते थे। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें हड़प्पा सभ्यता में भी प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ पर जो पैसे वाले लोग थे ना, उनपे तो बड़ी कीमती वस्तुएं उनके साथ में प्राप्त हुई हैं, बहुत सी, जैसे अनाज भी प्राप्त हुआ है, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं और भी चीजें। लेकिन कुछ एक समाधान ऐसे भी हैं जिनमें या तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है या वे फिर मिट्टी के भांड, मृत भांड बोलते हैं उन्हें, पॉटरी बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह वो प्राप्त हुए हैं। तो इससे भी क्या होता है, क्या पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती थी, कुछ लोग गरीब भी थे, कुछ लोग अमीर भी थे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मकान बहुमंजिला भी प्राप्त हुए हैं और एक मंजिल भी प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब पैसे वाले लोग थे उनके भाई जाहिर सी बात है कि कई मंजिल मकान होते होंगे, और जो गरीब थे उनके एक मंजिल होते होंगे। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पुरावस्तुएं। पुरा यानी कि जो प्राचीन वस्तुएं जो है हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। अब इनसे आप कैसे पता लगाते हैं कि भाई पुरावस्तुओं से एक भाई वो जो उनका सामाजिक जो भिन्नता थी, पुरावस्तुओं में हमें कई तरह की चीजें प्राप्त हुई हैं। एक तो दो वो चीजें हैं जिन्हें हम महंगी वस्तुएं कहते हैं, महंगी, और दूसरी वो है जो कि डेली रूटीन की है, जिन्हें हर आदमी यूज करता था। तो उसमें अब इसे कैसे पता लगाया कि ये चीज महंगी होगी या कीमती होगी और ये कम कीमती होगी? तो इतिहासकार इस बात का अनुमान इस तरह लगाते हैं, जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है जो चीजें, बहुत बड़ी संख्या में, वो जाहिर सी बात है वो सस्ती होंगी, दैनिक उपयोग की चीजें थी। लेकिन जो चीजें कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं वो महंगी थी। तो कम मात्रा की चीजों में जो है उनमें फयांस से बने हुए पदार्थ थे। फयांस जानते हो किसे कहते हैं? फयांस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी जो गोंद टाइप होता है ना, गोंद होता है ऐसे, उसमें कुछ बालू यानी कि रेत मिला करके, और उससे कीमती चीज यानी कि बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो यानी आप गोंद लीजिए, गोंद कोई चिपचिपा पदार्थ लेंगे, उसे गर्म किया जाएगा, उसमें फिर रेत मिलाई जाएगी, तब उससे छोटी छोटी चीजें जैसे चम्मच टाइप की चीज को, कटोरी टाइप की, इस तरह के बर्तन, छोटे छोटे बर्तन बनाए गए हैं। तो इसका मतलब वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब क्या था, वो लोग बहुत ही बहुत मेहनत इसमें बनाने में लगती होगी, इसलिए ये महंगी चीजें थी। तो इस प्रकार इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में उस वक्त सामाजिक भिन्नताएं थी, यानी कुछ लोग गरीब भी थे और कुछ लोग अमीर भी थे। तो ये हमने आज तीन में, बड़ा प्रश्न तो नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, हड़प्पा के बारे में जानकारी देते हैं हमें। तो आज हमने जानकारी किसके ली? मोहरों के बारे में, लिपि के बारे में और सामाजिक भिन्नताओं के बारे में। तो जल्दी से हम तीनों चैप्टर्स को एक बार, तीनों पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी से एक बार दोहराएंगे। मोहरों के बारे में, मोहरें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। अकेले मोहनजोदड़ो से ही 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें सेल खड़ी पत्थर की अधिकांशतः प्राप्त हुई हैं, और इन मोहरों पर एक सींग वाला गेंडा, हाथी, हाँ, वृक्षों के और मानव के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। इनका प्रयोग व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए और अपने पूर्वजों के चिन्ह के रूप में, अपने पूर्वजों की निशानी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। लिपि की बात करें हम, तो लिपि चित्रमयी लिपि है, इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको हम रहस्यमयी लिपि कहते हैं। इसमें चित्रों की संख्या 375 से लेकर के 400 के बीच में है। क्योंकि ये बाएं से दाएं और दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसीलिए सर्पिल आकार में है। इसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया है, चित्रों का प्रयोग किया गया है। और ये चित्र हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? तांबे कांसे के बर्तनों पर, आभूषणों पे, मोहरों पे, और विभिन्न प्रकार की जो चीजें हमें खुदाई में प्राप्त हुई, मिट्टी के बर्तन वगैरह, उन पे हमें ये चित्र प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सामाजिक भिन्नताओं को पता हम दो प्रकार से लगाते हैं कि उनमें गरीबी अमीरी का भेद भी था। एक तो समाधान के लिए, तो संविधान का तरीका जो था ये था कि उस वक्त संभवतः मृतक के साथ में कुछ दफनाने की परंपरा थी। तो जो पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे, वो अपने सबके साथ में कुछ कीमती वस्तुएं या अनाज आदि या फिर मिट्टी, मतलब सॉरी, कुछ कीमती वस्तुएं, आभूषण वगैरह दफनाते थे,
लेकिन जो कुछ एक ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जो केवल एक मिट्टी के साधारण बर्तन ही दफनाते थे। कहीं कहीं कुत्ते को भी साथ में दफनाने की, यानी मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाने की परंपरा भी प्राप्त हुई है। वो बुर्जहों में एक जगह है, वहां पर मालिक जब मर जाता था तो उसके साथ में उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ऐसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। तो ये सब हमें सामाजिक भिन्नताओं के बारे में इशारा करते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त भी समाज में कुछ भिन्नताएं थी।